Hello everyone, welcome to my YouTube channel which is Home Science Classes। और आज हम आहार एवं पोषण के अंतर्गत आने वाले विभिन्न चैप्टर्स या फिर पार्ट को कवर करेंगे। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा भोजन के बारे में कि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, जिसमें कि भोजन जो है वो बहुत ही परम आवश्यक होता है। मनुष्य को स्वस्थ रखने के साथ साथ विभिन्न कार्यों को करने की शक्ति भी प्रदान करता है। भोजन हमें आनंद, प्रसन्नता, संतुष्टि एवं सुरक्षा की भावना विकसित करता है। उत्तम पोषण कई व्यक्तियों की समझ, ज्ञान एवं सहायता पर निर्भर करता है। मानव शरीर जो है वो एक मशीन की भांति कार्य करता है। उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि मशीनों एवं यंत्रों को कार्य करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार मानव की शरीर रूपी मशीन को कार्य करने के लिए यानी उसके विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालन हेतु रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब पोषण विज्ञान की खोज किसने करी ये देखते हैं कि एक विज्ञान के रूप में परिचय सर्वप्रथम जो है लेवोइजियर ने दिया था 18वीं शताब्दी के अंत में। यूकिन यूकिन ने पोषण को मनुष्य और उसके भोजन के बीच का संबंध बताया है, क्योंकि जो व्यक्ति पोषण लेता है या भोजन ग्रहण करता है वो अपनी बीमारियों से बचने के लिए या अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्रहण करता है। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिक और जैविकीय पहलुओं को भी सम्मिलित इसके अंतर्गत किया जाता है। काउंसिल ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने एक डेफिनेशन दी है या परिभाषा दी है। उन्होंने क्या कहा है ये हम देखते हैं कि भोजन पोषण तत्वों तथा उसमें पाए जाने वाले अन्य तत्वों, उनका कार्य, आपस में संबंध तथा स्वास्थ्य एवं बीमारी के संबंध में संतुलन, वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीव भोजन को लेते हैं। भोजन का पाचन, अवशोषण, परिवहन और उत्सर्जन होता है वो इस विज्ञान के अंतर्गत आता है। यानी इसका संबंध क्या है, स्वास्थ्य एवं बीमारी के बीच में संतुलन पैदा करता है ये, क्योंकि हम पोषण लेंगे तो हमें बीमारी ही नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद भोजन का काम क्या होता है कि वो शरीर में जाता है तो उस भोजन का पाचन होता है। अवशोषण के बाद वो हमें शक्ति प्रदान करता है। परिवहन का प्रयोग यानी कोशिकाओं एवं ऊतकों तक ये पहुंचा दिया जाता है, और जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग नहीं होता उसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसमें पहला है मूल तत्व या रासायनिक तत्व, दूसरा है यौगिक, तीसरा है अणु, चौथा है परमाणु और पांचवा है कोशिका संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर। एक एक करके देखते हैं। केमिकल एलिमेंट क्या है या रासायनिक तत्व क्या है। ये किसी भी पदार्थ का एक सरलतम रूप होता है। रासायनिक तत्वों के अंग्रेजी अक्षरों से संकेत करते हैं, जैसे कार्बन को सी से, हाइड्रोजन को एच से, ऑक्सीजन को ओ से और नाइट्रोजन को एन से किया जाता है। दो अक्षर वाले भी होते हैं, जैसे कैल्शियम को सी ए, क्लोरीन को सी एल, मैग्नीज को एम एन एंड कॉपर को सी यू से किया जाता है। लैटिन नाम वाले तत्व होते हैं आयरन जो कि Fe, पोटेशियम के सोडियम Na इत्यादि भी होते हैं। यौगिक यानी कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिलकर बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। ठीक है, कार्बन सी और ऑक्सीजन का O मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जो कि CO2 कहलाएगा। कार्बोहाइड्रेट जय और वसा, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं ये दोनों। अणु या मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये यौगिकों का एक सरलतम रूप है जिसके आगे और विभाजन नहीं हो सकता। उस पदार्थ के सभी गुण और विशेषताएं इसमें विद्यमान रहती हैं। अणु में क्या है, कोई भी पदार्थ है उसके गुण और विशेषताएं जो है वो विद्यमान रहेंगी। अणुओं को यदि हम और अधिक विखंडित कर देंगे
तो उसमें अणुओं के गुण ही नहीं बचेंगे, वो क्या बन जाता है, तो परमाणु बन जाएगा। अब हम देखते हैं परमाणु यानी एटम क्या होता है। रासायनिक तत्वों के सरलतम रूप को हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं, परंतु एक तत्व के सभी परमाणु पूर्ण रूप से समान होते हैं। मतलब जैसे ऑक्सीजन है तो उसके परमाणु जो है वो अलग अलग होंगे, परंतु यदि वो ऑक्सीजन से मिलकर जैसे बन गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा, तो उस पूरे CO2 का जो परमाणु रूप है वो समान होगा। ठीक है, भोज्य तत्व के अणु में विभिन्न रासायनिक तत्वों के कई परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये जो सूत्र दिया गया है वो कार्बोहाइड्रेट या फिर हम ग्लूकोज का कह सकते हैं। ये मोनोसेकेराइड का एक अणु है, जिसे हम C6H12 और O6 देखते हैं। तो इसमें C6 में 6 जो है वो परमाणु कार्बन के हैं, 12 परमाणु हाइड्रोजन के और 6 परमाणु ऑक्सीजन से मिलकर एक मोनोसेकेराइड बनता है। कोशिका संरचना, अब कोशिका के कुछ भाग होते हैं, जैसे कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेडिकुलम और केंद्रक, इनसे मिलकर ये बनता है। ठीक है, कोशिका भित्ति बनती है। कोशिका भित्ति क्या है, प्रोटीन एवं लिपिड वसा की बनी होती है ये। ठीक है, जो कि कोशिका के बाह्य कोशिका द्रव्य बाहरी वातावरण से तत्वों को ग्रहण करने को नियंत्रित करती है। अर्थात जो बाहरी वातावरण से जो भी हम तत्व प्राप्त करते हैं उसको नियंत्रित करती है, मतलब ग्रहण करने को नियंत्रित करती है। यानी कोई भी व्यक्ति जो लेगा वो लिमिट में लेगा, ज्यादा नहीं लेगा, जितनी जरूरत है उतना ही तत्वों को ग्रहण करेगा। संश्लेषित हुए हो अथवा उत्सर्जित पदार्थों के मुक्त करने को नियंत्रित करती है, मतलब इसका काम नियंत्रण करना होता है। और इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, तत्वों का एक संगठन पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहा जाता है। बहुत सी संगठन रचनाएं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा चयापचय का एक महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण इसे हम कोशिका का ऊर्जा घर या फिर पावर हाउस भी हम इसे कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है कि चयापचय में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और सभी ऊर्जा जो है, ऊर्जा का जो स्थान होता है वो यहीं पर होता है। एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो कोशिका के कार्य पर निर्भर करती है। मतलब किसी भी कोशिका, यानी यदि पैर की कोशिकाएं हैं, यदि हम पैर का काम ज्यादा कर रहे हैं तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी उस सेल में। वो इसीलिए होगी क्योंकि वहां पर हमें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी। जैसे कि हृदय है और यकृत, ये दो जो है इसके प्रमुख उदाहरण है। यहाँ पर 1000 से भी अधिक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, क्योंकि हृदय जो है वो हमेशा वर्क करता है, यानी हमेशा धड़कता रहता है। और यकृत भोजन को पचाने हेतु काम करता है, भोजन हम 3 टाइम तो लेते ही लेते हैं, तो ये उसमें सहायता करता है। अब आते हैं लाइसोसोम्स क्या होते हैं। जटिल पदार्थों के पाचन में सक्षम होते हैं, जटिल पदार्थों के पाचन में सक्षम होते हैं और उनका पाचन कर उनको सरल तत्वों में विभाजित ये कर देते हैं, ये इनका काम होता है। एंजाइम्स लाइसोसोम्स की भित्ति से मुक्त हो जाते हैं और स्वयं कोशिका का भी पाचन करने में सक्षम हो जाते हैं। एंजाइम की जो लेयर होती है ना, उससे ये अलग हो जाते हैं, ये अलग हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और फिर स्वयं कोशिका का पाचन करने लगते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य में अनेक नलिकाओं की बनी जाल की संरचना पाई जाती है, जो कहीं कहीं छोटे छोटे दानों द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, ये राइबोसोम्स भी कहलाते हैं, जिसमें कोशिका के अंदर ही प्रोटीन संश्लेषण होता है। इसके बाद आता है केंद्रक, ये सभी जीवधारियों में, यानी जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है। तो केंद्रक जो है जीव द्रव्य की एक भित्ति द्वारा अलग हुई संरचना होती है। ठीक है, जिसमें गुणसूत्र का विभाजन होता है, यानी गुणसूत्र जो है
वो ट्रांसफर होते हैं, वहां पर ये केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, वंशानुक्रम की सभी सूचनाओं को एकत्रित रहती है गुणसूत्र में, मातृ कोशिका के समान कोशिका उत्पन्न करने में सहायक होता है। वंशानुगत कोड वाहक होता है, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल का, यानी डीएनए जो होता है, जिसे हम डीएनए कहते हैं, ये वंशानुगत ट्रांसमिशन का काम करता है। और ये जो क्या करता है कि वंशानुगत यानी माता पिता के गुणों को उनके बच्चों में ट्रांसफर करने का काम करता है। अब आता है पोषण विज्ञान का अन्य विज्ञान या कला से क्या संबंध है, यानी रसायन विज्ञान से संबंध क्या है इसका। देखिए, पोषण तत्व विभिन्न रासायनिक पदार्थ ही होते हैं, ठीक है, जो शरीर में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ही एकत्रित होते हैं। जैसे ग्लूकोज का ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होना रासायनिक अभिक्रिया है। यानी हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, चाहे वो मोनोसेकेराइड हो डाइसेकेराइड हो, वो सरल रूप में आता है तो वो ग्लूकोज के रूप में आएगा, और ग्लूकोज जो है वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या परिवर्तन होना ही क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। शारीरिक विज्ञान के साथ संबंध क्या है, विभिन्न अंगों व प्रणालियों की क्रियाओं में भोजन का योगदान। गर्भावस्था में क्या योगदान है, दुग्धपान की अवस्था में बढ़ती हुई भोजन की आवश्यकता होती है इस टाइम। शारीरिक अंगों एवं क्रियाओं की स्थिति पर ही ये निर्भर करता है, अर्थात कि कितना मतलब शारीरिक क्रिया कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपने भोजन को मैनेज करते हैं या भोजन की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं या बढ़ाते हैं या कम करते हैं। गर्भावस्था और दुग्धपान की अवस्था में अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय एक से मतलब दो शरीर में ऊर्जा जारी होती है या शक्ति प्रदान की जाती है, माँ और बच्चे दोनों में होती है। तो इसलिए उस स्थिति के अनुसार पोषण की अधिक आवश्यकता होती है। चिकित्सा विज्ञान के साथ क्या संबंध है, संतुलित भोजन जब हम लेते हैं तो शरीर निरोग एवं स्वस्थ रहता है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, विभिन्न रोगों के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोजन ज्ञान तथा रोग के अनुसार पोषक तत्वों की मात्रा का ज्ञान पोषण विज्ञान के द्वारा ही होता है, ठीक है। अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, जब हम भोजन का आयोजन करते हैं, भोजन की पौष्टिक एवं संतुलित होने के साथ साथ उसकी आर्थिक क्षमता पर भी ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। पोषण आहार के उद्देश्य क्या है, पोषण एवं आहार विज्ञान के उद्देश्य क्या है। पहला क्या दिया है कि प्रति उपयुक्त व्यवहार के मध्य महत्व को पहचानना। भोजन के प्रति उपयुक्त व्यवहार के महत्व को पहचानना, रोगी को स्वस्थ बनाने में पोषण का बहुत महत्व है। पोषक तत्व के कार्यों को जानना कि किस पोषण को किस व्यक्ति को किस समय देना चाहिए, किसकी आवश्यकता अधिक है तो उसको उस समय देना चाहिए। जैसे प्रोटीन है, किशोरावस्था में ज्यादा देना चाहिए, उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है प्रोटीन की। बाल्यावस्था में सभी पोषक तत्वों को देना चाहिए, उस समय भी बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लेकिन किशोरावस्था में ज्यादा होती है क्योंकि उस समय हाइट वेट सब बढ़ता है, ठीक है। किसी को प्रोटीन डेफिशिएंसी है यानी मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण का शिकार है तो उसे प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों को पोषक तत्वों की आवश्यकता को जानना और उसके अनुसार भोजन और उसके पोषक तत्वों का स्रोत और उसे समझाना, ये सब निर्भर करता है। सांस्कृतिक भोजन के तरीकों को समझना, हर संस्कृति का भोजन अलग अलग होता है। जैसे पूर्वी क्षेत्र में अलग होता है, पश्चिमी क्षेत्र में अलग होता है, उसके बाद उत्तरी क्षेत्र में अलग होता है और दक्षिणी क्षेत्र में अलग होता है, ठीक है। पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में चावल का अधिक प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तरी में जो है वो रोटी का अधिक प्रयोग किया जाता है और पश्चिम में भी रोटी का अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पे गेहूं अधिक उगता है और वहां पर चावल अधिक उगता है, इसलिए संस्कृति के हिसाब से भोजन अलग अलग होता है। अब अच्छी भोज्य आदतों के तरीकों का विकास करना, यानी
हमें कौन सा भोजन लेना चाहिए, किस समय पे लेना चाहिए और कितनी आवश्यकता है उन आदतों का विकास करना, कि हम जंक फूड ही खाए जा रहे हैं, नहीं। हमें पोषक तत्वों के साथ साथ हमें स्वस्थ रहने के लिए जो है वो संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, तो उसको भी ध्यान रखना। उसके बाद रोग की दशाओं में आहार के सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, अर्थात विटामिन ए की कमी से यदि कोई रोग हो रहा है, यानी आंखें खराब हो रही हैं, तो उसके हिसाब से भोजन देना है। या व्यक्ति को ज्वर आया है या उल्टी दस्त हो रहे हैं, तो उस हिसाब से भोजन देना चाहिए। पोषण संबंधित तथ्यों के स्रोतों की जानकारी देना। ठीक है। अब क्या दिया है, रोगियों को भोजन के समय सहायता करना है। यदि वो रोगी भोजन नहीं कर पा रहा है तो उसको भोजन देना। अब क्या दिया है, रोगियों को आहार के महत्व को समझाते हुए आश्वस्त और उत्साहित करना। ठीक है। यानी व्यक्तियों को भोजन का महत्व, जैसे रोगियों को यदि रोगी वाला भोजन दिया जाता है, वो उसके लिए सुपाच्य होता है, क्योंकि उसका शरीर इस लायक नहीं होता कि वो अन्य गरिष्ठ भोजनों को पचा सके, तो उसे वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसको उसका महत्व बताना और उसको आश्वस्त करना कि उस भोजन से वो ठीक हो पाएगा, और उसे उत्साहित करना। रोगियों की देखभाल में सहायता हेतु सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करना। ठीक है, कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं। पहला है, भोजन क्या है। फूड क्या है, वह ठोस व तरल जिनको कोई व्यक्ति या प्राणी अपने मुख द्वारा शरीर में ग्रहण करता है, शरीर में जाके शारीरिक मानसिक क्रियाओं में खर्च होने वाली ऊर्जा की कमी को पूरा करता है, वो भोजन कहलाता है। अर्थात हम कोई भी चीज जो मुख द्वारा ग्रहण करते हैं और फिर वो जो हमारी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में खर्च होने वाली ऊर्जा की कमी को पूरा करता है, वो भोजन कहलाता है। अब यहाँ पर दिया गया चैम्बर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है भोजन, हम किसे कह सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो व्यक्ति खाता है, वॉट वन फीड्स ऑन। ठीक है, भोजन वह है जो पचाया जा सकता है, अर्थात कि फूड इज दैट विच इज बीइंग डाइजेस्टेड, यानी जो डाइजेस्ट किया जा सकता है या हमारे शरीर द्वारा पचाया जा सकता है। भोजन वह है जो कि वृद्धि प्रोन्नति करता है, यानी वो जो है ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो वो भोजन कहलाएगा। अर्थात शरीर द्वारा ग्रहण किए जा सकने व पचाने योग्य वह सभी पदार्थ भोजन कहे जा सकते हैं, जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास की प्रगति में सहायक होता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फूड क्या है, उसको और क्लैरिफाई करते हैं। एक एक करके डेफिनेशन देखेंगे, हर डेफिनेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। वे पदार्थ जो शरीर ग्रहण करने के पश्चात ऊर्जा उत्पन्न करता है, नई क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, शरीर के लिए आवश्यक जो कंपाउंड होते हैं उसको बनाने में सहयोग प्रदान करता है, वह भोजन कहलाता है। हमने वहां पर देखा था कि जो मुख द्वारा हम ग्रहण करते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, यहाँ पर क्या नई चीज आई कि नई क्रियाओं पर नियंत्रण और शरीर के लिए जो आवश्यक कंपाउंड होते हैं उसी में सहयोग प्रदान करता है। अब हम भोजन किसे कह सकते हैं, भोजन की संज्ञा हम किसे कह सकते हैं, संज्ञा दे सकते हैं, वो क्या है। भोज्य पदार्थ वो नहीं है कि हम जो भी खा लें वो भोज्य पदार्थ है, नहीं। भोज्य पदार्थ के जो तत्व हैं वो पाचक रसों में घुलकर रक्त प्रवाह में मिलने की योग्यता रखते हैं। ऐसा ना हो कि हमने खाया और वो डायरेक्ट बाहर, तो वो भोज्य पदार्थ नहीं कहलाएगा। यदि उसके पाचक रस यानी उसका अवशोषण हमारा शरीर कर पाता है, तभी वो भोजन कहलाएगा। भोज्य पदार्थों के तत्व पाचक एंजाइम द्वारा विखंडित होने की योग्यता रखता हो, यानी वो हमारे शरीर द्वारा पचाया जा सके और विखंडित होकर हमारा शरीर यदि उसको अवशोषित कर सकते हैं। भोज्य पदार्थ वही होगा। तीसरा है कि भोज्य पदार्थ वही है जो शरीर अवशोषित करने की योग्यता रखता है। आहार या फिर हम डाइट किसे कहते हैं, अभी तक हमने भोजन देखा। डाइट क्या कहलाती है, किसी भी व्यक्ति की भोजन की खुराक को हम डाइट कहते हैं। अर्थात कि व्यक्ति भूख लगने पर एक बार में जितना भोजन ग्रहण करता है
वह उस व्यक्ति की मात्रा या आहार कहलाती है। पोषण विज्ञान क्या है? एक विज्ञान के रूप में परिचय सर्वप्रथम लेवोइजियर ने दिया, जो कि मैंने बताया था 18वीं शताब्दी में दिया गया था। कुछ परिभाषाएं जो कि पोषण विज्ञान की हैं, क्योंकि चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार क्या है, पोषण का अर्थ क्या है, एक्ट और प्रोसेस ऑफ नर्चरिंग, यानी भोजन जो है चूषण का कार्य एवं प्रक्रिया कहलाती है। चूषण शब्द से क्या होता है कि प्रमुख तत्वों को खींचकर शरीर का एक अंग बनाना है। टर्नर के अनुसार क्या है कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों का ग्रहण एवं उपयोग करता है जो उसके शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करता है। यानी शरीर में जितने भी टूट फूट की मरम्मत करता है, वो किसके द्वारा करता है? वो पोषण के उपलब्धता के अनुसार ही करता है। काउंसिल ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, इन्होंने भी एक परिभाषा दी है, जिसके अंतर्गत क्या आता है? भोजन को पचाना, अवशोषित करना, परिवहन, प्रयोग और उत्सर्जना। ठीक है, अब हम देखते हैं पोषण की स्थितियां। सुपोषण, कुपोषण, आवश्यकता से अधिक आहार, पोषाहार और अपर्याप्त पोषण। सुपोषण क्या कहलाता है? सुपोषण या उत्तम पोषण व्यक्ति की शारीरिक एवं मनसूख रूप से संतुलित रहे, कार्य क्षमता उसकी उम्र के अनुसार, ठीक है, वो संतुलित पोषण कहलाता है। उत्तम पोषण से ही व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य ग्रहण कर पाता है। स्वस्थ शरीर में केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः अच्छे होने की स्थिति कहलाती है। यानी यदि सुपोषण लेगा व्यक्ति, यानी गुड न्यूट्रिशन अपने शरीर के हिसाब से लेगा, तो उसको दिक्कत कम आती है। सुपोषित व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती है? शरीर जो है वो सुसंगठित रहता है, सुविकसित होता है, उम्र के अनुसार उसकी लंबाई और भार ग्रहण करता है, सुदृढ़ होता है, सुविकसित, सुसंगठित मांसपेशियां होती हैं, त्वचा कांतिमान व स्वस्थ होती है, यानी त्वचा अच्छी होती है, चिकने होते, चमकीले व एक रंग के ही बाल होंगे। ठीक है, स्वस्थ आशावान व्यक्ति होगा, चमक युक्त यानी कांतिमान नेत्र होंगे, बिना टूटने वाली स्वप्न रहित निंद्रा होगी और गहरी निंद्रा होगी। व्यक्ति की भूख अच्छी लगेगी, पाचन संस्थान भी उसका ठीक प्रकार से काम करेगा, दांत चमक युक्त होंगे, जबड़े में जड़े हुए होंगे, जबड़े गुलाबी और मजबूत होंगे, शरीर उत्साहित, थके बिना कार्य करने की कार्य क्षमता होगी उसके अंतर्गत, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर्याप्त होगी। कुपोषण क्या है? बिल्कुल सुपोषण का उल्टा होगा, अव्यवस्थित भोजन होगा, या तो आवश्यकता से अधिक होगा या आवश्यकता से कम होगा। पोषक तत्व लेने के कारण होता है आवश्यकता से अधिक या कम। ठीक है, आहार में पोषक तत्वों की कमी होगी, दो प्रकार से हो सकती है, गुण के रूप में होगी या पोषक तत्व के रूप में होगी। ठीक है, कुपोषण एक ऐसी विकृति जन्य दशा होती है जो एक या उससे अधिक आवश्यक पोषक तत्वों को किसी अनुपात या पूर्ण रूप से कमी अथवा अधिक के कारण उत्पन्न होती है। कुपोषण की स्थिति दो ही होती है, या तो आवश्यकता से वो अधिक लेगा या आवश्यकता से कम लेगा, और ये दोनों जो है वो असंतुलन पैदा करती है हमेशा। आवश्यकता से अधिक आहार यानी अधिक कैलोरी या विटामिन, खनिज, लवण लेने की स्थिति कहलाती है, यानी अत्यधिक पोषण की स्थिति आ जाती है। जरूरत से ज्यादा पोषाहार लेने से विषालुता आती है। अत्यधिक प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवणों को लेने का कारण हो जाती है। अपोषण, अपोषण क्या है? जो कि शरीर की आयु आवश्यकता के अनुरूप न हो, एक अथवा अधिक तत्वों की कमी पाई जाएगी इसके अंतर्गत। अपोषण की प्रमुख स्थितियां क्या कहलाती हैं? पहली, आहार की न्यून मात्रा, पौष्टिक गुणयुक्त आहार की कमी होती है।
अपोषित व्यक्ति का स्वास्थ्य गिर जाता है, उसे अनेक रोग घेर लेते हैं, शारीरिक विकास रुक जाता है, व्यक्ति में आलस्य आता है, निर्बलता आती है, क्षीणता आ जाती है। अपोषण की स्थिति में एक या अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता रहती है या शरीर का पर्याप्त पोषण नहीं हो पाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कमी से, प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है। तो प्रोटीन कैलोरी कुपोषण यानी प्रोटीन कैलोरी मैल न्यूट्रिशन, पौष्टिक तत्वों के अभाव में भारतवर्ष के बच्चों में जो रोग उत्पन्न हो रहा है उन्हें हम प्रोटीन कैलोरी कुपोषण कहते हैं। सबसे ज्यादा रोग यही देखने को मिलता है। कुपोषण की स्थितियां होती हैं, दो होती है, क्वाशियरकर और दूसरा होती है मेरेस्मस। क्वाशियरकर जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी, ठीक है। और जो मेरेस्मस होता है वो प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी के कारण मरस्मस होता है। तो ये जो है वो 1 से 5 वर्ष के बच्चों में भी देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये दोनों ही स्थितियां जो है वो बालकों में देखने को मिलती है। धन्यवाद। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर, कमेंट करिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।